हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 15 नवंबर 2025 की और सैटरडे की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। हमारा ये सेशन रहता है डेली न्यूज़ एनालिसिस। हम यहाँ पर द हिंदू की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती हैं उनको हम अच्छे से कवर करते हैं विद हमारे पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इसमें हमारे जो सब्जेक्ट रहते हैं ये होता है पॉलिटी आयर, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इनके साथ जियोग्राफी भी हमारा एक मेजर सब्जेक्ट होता है जिसको हम साथ में कवर करते हैं। तो किसी भी एग्जाम में, या चाहे वो वन डे एग्जाम हो या फिर यूपीएससी जैसा एग्जाम हो, पीसीएस हो, तो उसमें क्या है ना, इसमें इन चैप्टर्स में इन सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, वो भी करंट अफेयर से रिलेट करके। तो कल को हमने आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। कल क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था? विच कंट्री रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस अमंग ऑल कंट्रीज इन 2024 कंपेयर्ड टू 2023। तो हमने बात की थी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। तो कौन सी कंट्री जिसने अपना एमिशंस बढ़ाया है 2024 से, अगर हम 2024 को 2023 से कंपेयर करें तो इसका राइट ऑप्शन है इंडिया, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी कि भारत जो है उन्होंने अभी रजिस्टर्ड ये कंट्री हो चुकी है। अब चलते हैं हमारी आज की न्यूज की तरफ। सबसे पहले हमारी न्यूज आ रही है जो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। ठीक है, डेटा प्राइवेसी लॉ कम्स इनटू इफेक्ट 2 years आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूवल, यानी कि संसद की मंजूरी के बाद अभी 2 साल बाद इसको मंजूरी मिल चुकी है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को। ठीक है, तो भारत का जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023, वो अभी उसको संसद से पारित होने के, यानी कि संसद से ये 2 साल पहले ही पारित हो चुका था, लेकिन अब इसको फाइनली अप्रूवल मिल चुका है। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। इससे पहले अगर हम देखें वीकेंस ऑफ आरटीआई एक्ट, यानी कि आरटीआई एक्ट की कुछ कमियां क्या क्या रही हैं। तो ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट हैव सेड द लॉ वीकन्स द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 बाय रिमूविंग द ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज टू प्रोवाइड पर्सनल इंफॉर्मेशन इफ द पब्लिक इंटरेस्ट आउटवेज अ पब्लिक ऑफिशियल्स राइट टू प्राइवेसी। अब देखिए, राइट टू प्राइवेसी एक्ट क्या है कि हमें आरटीई यानी कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो हमारा 2005 था, उसके जरिए हम किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकते थे सरकार से ट्रांसपेरेंसी के लिए। लेकिन उसमें कमी ये थी कि जो लोग होते थे, यानी कि जो भी यहाँ पर भारत के नागरिक है, वो किसी का भी मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन भी उसमें मांगा जा सकता था। ठीक है, तो अब उसको थोड़ा सुधार करने के लिए ये एक्ट लाया गया है, डेटा प्राइवेसी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपी जो एक्ट है 2023 को ये पारित हुआ, लेकिन अब इसको फाइनली लागू कर दिया गया है। तो इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने ये एक्ट संसद लेकर आई है। तो इसमें प्रमुख प्रावधान क्या क्या है? संसद में जब ये पेश हुआ, मंजूरी मिली, तो कई मसौदे जैसे 2019 2022 के बाद 2023 में इसको फाइनली लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों से पारित हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, जिससे ये कानून बन गया था। इसके बाद कानून को तुरंत लागू न करने का मुख्य कारण क्या था कि नियमों का निर्माण, यानी कि रूल्स बनाने थे कुछ इसके लिए, जिसमें डेटा हैंडलिंग, सहमति, उल्लंघन की सजा, इन सभी के दिशा निर्देश भी शामिल किए जाने थे। इसी वजह से ये थोड़ा देरी होती गई इसमें। सुप्रीम कोर्ट का जो पुट्टा स्वामी मामला 2017 का, उसमें जो राइट टू प्राइवेसी है उसको मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। उसके बाद से ये कानून काफी लंबे समय से लंबित चल रहा था, लेकिन कई संशोधनों के कारण इसमें विलंब हुआ था। इसके बाद ये 14 नवंबर को केंद्र सरकार ने डीपी एक्ट के नियमों को अधिसूचित कर दिया, यानी कि नोटिफाई कर दिया गया, जिससे ये कानून 15 नवंबर 2025 से लागू हो गए। यानी कि आज से ये कानून पूरी तरह से भारत में इम्प्लीमेंट होता है। ये संसद मंजूरी के ठीक 2 साल बाद की बात है, यानी कि काफी लंबा समय लगा इस कानून को लागू होने में। इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग क्या है, इसके मतलब मुख्य प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। कंपनियां जो है जिसमें ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, ये डेटा केवल स्पष्ट सहमति से इकट्ठा, स्टोर या फिर शेयर कर सकती हैं। मतलब ऐसी कंपनियां तभी डाटा रखेंगी अगर उस व्यक्ति की सहमति हो या फिर शेयर कर सकता हो। यूजर जो है उसको डेटा एक्सेस, सुधार या डिलीट करने का अधिकार मिल जाएगा।
इसके बाद ही 2 करोड़ से अधिक यूजर्स वाली जो कंपनियां उनको निष्क्रिय अकाउंट का डेटा 3 साल बाद डिलीट करना होगा। यानी कि जो अकाउंट अभी नहीं चल रहा, एक्टिव नहीं है, उसका डेटा जो 3 साल बाद डिलीट करना जरूरी होगा, अनिवार्य। और नोटिस देने के बाद ये जो 48 आवर्स का समय मिलेगा इस मतलब पूरे डेटा को डिलीट करने के लिए। इसके बाद जुर्माना, अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लग जाएगा, जो कि मतलब पहले जैसे प्रस्तावित जो प्रस्ताव में रखा गया था, ठीक है, 175 करोड़, ठीक है। तो उसके बाद अब इसको डबल कर दिया गया है, 250 करोड़ कर दिया गया है, डबल हुआ है ये, ठीक है। इसके बाद कुछ विदेशी डेटा ट्रांसफर भी इसमें एक प्रावधान है, यानी कि विदेश सरकारों के जो नियंत्रण में है एजेंसियां, उनका डेटा ट्रांसफर पर प्रतिबंध लग चुका है। इसके बाद 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे, उनके लिए अतिरिक्त सुरक्षा, अभिभावक की सहमति जरूरी रहेगी। इसके बाद आरटीआई पर क्या असर पड़ेगा? आरटीआई एक्ट में संशोधन से पर्सनल डेटा को गोपनीय रखा जाएगा, यानी कि जो प्राइवेसी है, यानी कि किसी भी पर्सन का जो पर्सनल डेटा रहेगा, उसकी पर्सनल लाइफ से लेकर निजी डेटा, उसको ऐसे ही गोपनीय रखा जाएगा, जिससे पारदर्शिता, गोपनीयता की बहस जो और ज्यादा बढ़ गई है। विपक्ष ने इसे कमजोर करने की कोशिश बताई है कि जो आरटीआई है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, जो उसको ये कमजोर किया जा रहा है। तो अब इस पर भी कुछ ना कुछ विवाद चल रहे हैं। अब देखिए ये लागू कैसे होगा। कानून 3 ये फेजेज में लागू होने वाला है। सबसे पहले तुरंत लागू, जैसे मूल ढांचा, जैसे डाटा फिड्यूशरी या फिर डेटा हैंडलर की जिम्मेदारियां होंगी इसमें। दूसरे चरण में सहमति नियम और यूजर को अधिकार बताए जाएंगे। तीसरे में पूरी तरह से इसका अनुपालन होगा, जिसमें डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन पूरी तरह से शामिल है। इसके बाद जो है सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करता है और यूजर्स की प्राइवेसी मजबूत बनाता है। कंपनियों को अनुपालन के लिए 6 से 12 महीने का समय मिल जाएगा, यानी कि जो कंपनीज है वो इस एक्ट को लागू करने के लिए उनको 6 से 12 महीने का समय मिलेगा। इसके बाद कुछ इसके चेतावनी कौन कौन सी है? जांच एजेंसियों को छूट दी गई है, आरटीआई पर असर पड़ेगा और मसौदा नियमों की गोपनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। जनता और उद्योग की तरफ से इस चीज के लिए फीडबैक मांगा जा रहा है। अब देखिए इसमें एक और चीज आती है, यानी कि कंपनियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये जो अभी एक्ट है, डीपी एक्ट 2023, कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए ये भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये जो कानून अभी अधिसूचित हुआ, इसके बाद प्रभावी कर दिया गया, इसका कुछ तत्काल दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़ने वाला है। तो इसमें क्या प्रभाव रहेंगे? सबसे पहले है अनुपालन की अनिवार्यता, यानी कि कंपाइलेंस जो है मैंडेटरी रहेगी, यानी कि अनुपालन की जो अनिवार्यता कर दी गई है। तो ये भी एक तरह से प्रभाव रहेगा, यानी कि हर डेटा संग्रह के लिए कुछ स्पष्ट, उसके साथ ही सूचित स्वैच्छिक सहमति होनी भी जरूरी रहेगी। सहमति वापस लेने का तरीका जो है वो आसान करना होगा, तो इसी वजह से ये लागू हो पाएगा। इसके बाद डाटा मिनिमाइजेशन हो, केवल उद्देश्य के लिए ही आवश्यक डाटा लिया जाए, यानी कि कोई भी ऐसा वैसा डाटा नहीं लिया जाए जो बिल्कुल ही बहुत ही जरूरी हो डेटा, तो उसको ही लिए जाने की उम्मीद है, मतलब उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा डाटा जो स्टीक होना चाहिए, यानी कि गलत डेटा को सुधारने की जिम्मेदारी, अगर मान लीजिए किसी का डेटा गलत चढ़ गया है, कोई भी इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन या कुछ भी, उसको सुधारने की जिम्मेदारी भी क्या रहेगी? कंपनी की रहेगी। तो ये सब इसमें प्रभाव पड़ने वाले हैं। इसके बाद जो 3 साल का नियम बनाया गया है, जिसमें निष्क्रिय जो रहेगा, एक तरह से जो इनएक्टिव अकाउंट होगा, यानी कि जो अकाउंट बिल्कुल आप डिलीट कर चुके हैं, तो उसका, या फिर आप चलाते नहीं है, तो उसका डेटा जो है 3 साल के अंदर आपको, यानी कि 3 साल के बाद आपको डिलीट करना होगा। अगर आप उसको डिलीट नहीं करते तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है। इसके बाद डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी इसमें। क्यों जरूरी है? क्योंकि अब देखिए जो डेटा है वो आज के समय पर सबसे महंगी चीज बन चुकी है। आज के समय में अगर हम देखें तो सबसे महंगी चीज क्या है? डेटा। अगर डेटा को ही सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो इट मीन्स कि वो व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है। अब किसी की जान से बढ़कर भी जो है डेटा सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका है। तब इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर जो वो नियुक्त किया जाएगा। डीपीआई की जो संपर्क की जानकारी बिल्कुल सार्वजनिक होगी, यानी कि पब्लिक होगी। अगर किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो वो इस ऑफिसर से संपर्क कर सकता है।
इसके बाद कुछ जुर्माना भी, अगर कोई डेटा का उल्लंघन करता है तो 250 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा, अगर नियम तोड़ता है फिर भी 250 करोड़ रुपए का जुर्माना। और बच्चों का डेटा बिना किसी मंजूरी के, मान लीजिए कोई बच्चे हैं, उनका किसी भी प्रकार का कोई डेटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो कोई कंपनी ले लेती है, वो भी बिना उनके पेरेंट की मंजूरी के, तो उस पर भी 250 करोड़ रुपए का जो है वो जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा डेटा ट्रांसफर भी होगा, यानी कि डेटा अगर विदेशों में भेजना है तो विदेशी सरकार जो नियंत्रित एजेंसियों को डेटा नहीं देंगी। इसके बाद ही जो क्लाउड है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि चीन रूस की जो सरकारी कंपनियां, उनको नहीं दिया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से हमने देखा, ये 3 चरणों में लागू होगा, अभी तत्काल होगा, फिर उसके बाद कुछ नियम बताए जाएंगे, तीसरा उसमें फिर प्रभावी हो जाएगा। इसी तरह यानी कि ये जो अगर हम देखें डेटा गोपनीयता जो एक्ट है, ये एक तरह से तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें हमें मतलब चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। इसको पूरी तरह से अगर हम मतलब संसद के द्वारा या फिर सरकार इसको मंजूरी मिल जाती है तो फिर आरटीआई जो है ना उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। यानी कि इसमें ऐसा रहेगा, अगर किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी तो आरटीआई के तहत वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा, लेकिन जो अभी डीपी एक्ट आया, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है, फिर यह कहा जाएगा कि इसके तहत वो एक तरह से प्राइवेसी, यानी कि हमारी प्राइवेट बात है या फिर प्राइवेसी जो है वो डेटा, प्राइवेट डेटा हमारा मांगा जा रहा है। तो इट मीन्स क्या होगा, ये एक तरह से दोनों जो ये जो अनुच्छेद यानी कि हमारे जो दोनों एक्ट है वो आपस में टकरा सकते हैं। तो अभी इस पर भी विवाद चल रहा है, बाकी आने वाले समय में देखा जाएगा कि और इसका क्या सुझाव मिलता है। अब चलते हैं हमारी सेकंड न्यूज की तरफ। सेकंड न्यूज क्या आ रही है, यूएस जो है उसने अभी लॉन्च की है नई मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया लैटिन अमेरिका में। हाल ही में जो अमेरिका है उसने लैटिन अमेरिका में एक नया मिलिट्री अभ्यास शुरू कर दिया है। ये जो अभियान है ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर जो है उसके तहत किया जा रहा है। इस नाम मतलब उसको ये नाम दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जिसका मुख्य उद्देश्य है नार्को टेररिस्ट, जो यानी कि नार्को टेररिस्ट क्या है, यानी कि जो नशीली दवाइयां वगैरह हैं, उनका जो आतंकवादी होते हैं उनको नष्ट करना, उनको खत्म करना। इसके साथ ही अमेरिकी जो होमलैंड है उसको ड्रग से बचाना है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है इस मिलिट्री का। इसके बाद ये जो अभियान है इसकी पूरी पृष्ठभूमि क्या है, अगर हम देखें तो घोषणा कब की हुई, तो हैग्सेथ जो है ये वहां के यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हैग्सेथ, इन्होंने कहा है कि ये जो मिशन है हमारे होमलैंड की रक्षा करता है। इसके साथ ही हमारा जो गोलार्ध है, यानी कि जो अमेरिका, जब हम देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे बटा हुआ है ना, तो यहाँ पर जो है अमेरिका है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, उस नीचे साउदर्न अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका में क्या पूरा ये गोलार्ध जो है उसको ये नार्कोटिक्स जो भी टेररिस्ट है, नार्को टेररिस्ट, उनसे बचाता है और ड्रग्स से अमेरिका को सुरक्षा करता है जो कि हमारे लोगों को मार रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जो ड्रग्स से लोगों की मृत्यु हो रही है उन ड्रग्स को खत्म करने के लिए जो है हमने ऐसे ये ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। ये जो अभियान है जॉइंट टास्क फोर्स साउदर्न स्पीयर और यूएस साउदर्न कमांड, इसके नेतृत्व में चलाया जा रहा है, यानी कि दोनों के नेतृत्व में ये पूरा जो एक तरह से मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। इसमें रोबोटिक्स ऑटोनोमस सिस्टम जो है उसका यूज करके अमेरिका की जो ड्रग तस्करी है उसको लक्षित किया जाएगा, यानी कि इसमें ऑटोनोमस यानी कि रोबोट का भी यूज किया जाएगा, ठीक है। इसमें आप देखिए सैन्य की तैनाती क्या है, तो यूएसएस जो है जेराल्ड आर फोर्ड जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से एयरक्राफ्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जो कि 11 नवंबर 2025 को लैटिन अमेरिका के तट पर पहुंचा है, जिसमें 15,000 से अधिक जो सैनिक है, युद्धपोत, फाइटर जेट्स हैं, ड्रोन, ये सब शामिल है। इसके अलावा अमेरिका सेना ने कैरिबियन, पूर्वी प्रशांत में 20 से अधिक नाव पर अटैक भी किया है, जिसमें कम से कम 76 से 80 लोग मारे गए हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका है, अब ये कहा जा रहा है कि लैटिन अमेरिका पर भी कहीं ना कहीं ये एक तरह से कब्जा करना चाहता है, उसको एक्वायर करना चाहता है। इसका मुख्य क्षेत्र क्या रहेगा, वेनेजुएला का जो कैरिबियन सागर है जो हम देखते हैं, और उसके साथ ही वेनेजुएला के जो तट है यानी कि कोस्टल एरिया पूर्वी प्रशांत पर है। ये जो ट्रंप प्रशासन की व्यापक एंटी जो ड्रग्स है उस मुहिम का एक हिस्सा है, जो कि अगस्त 2025 से चल रही है, ठीक है।
तो इसके बाद कुछ क्षेत्र की प्रतिक्रियाएं क्या क्या है। इस क्षेत्र की प्रतिक्रिया क्या क्या है। कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो, उन्होंने अमेरिका के साथ कुछ मीटिंग्स की है, खुफिया मीटिंग्स चल रही हैं उनकी। और इस मीटिंग में उन्होंने क्या कहा है कि जानकारी जो साझा हम करें वो हम जानकारी साझा नहीं करेंगे। इसके बाद लैटिन अमेरिका और जो कैरिबियन स्टेट्स कम्युनिटी जो है, यानी कि CELAC, ठीक है, उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप की निंदा भी की है और क्षेत्र को शांति क्षेत्र घोषित कर दिया है। यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये यानी कि शांति का क्षेत्र रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद ही ब्राजील ब्राजील है, इसके साथ ही फिर कोलंबिया है, ठीक है। ब्राजील, कोलंबिया और वेनेजुएला जो है, ब्राजील, कोलंबिया और वेनेजुएला, इसके साथ ही इक्वाडोर, ये भी देश है। तो इन देशों ने संयुक्त रूप से अमेरिका के खिलाफ ये एक तरह से प्रतिक्रिया की योजना बना रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका है उसने लैटिन अमेरिका में, यानी कि लैटिन अमेरिका में अपने जो सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जो अमेरिका है वो इन देशों में अपने प्रभाव को, यानी कि लैटिन अमेरिका में अपने प्रभाव को जमाना चाहता है, उसको फिर से अपने यानी कि पूरे एक्वायर करना चाहता है, उसको अपने अंडर में लेना चाहते हैं। अब देखिए अमेरिका और जो लैटिन अमेरिका का इतिहास है वह उनका मतलब जो हम इंटरफेरेंस देखते हैं, ये इतिहास काफी ज्यादा लंबा है। तो 915 में यहाँ पर हैतु समुदाय होता है, फिर 999 में यहाँ पर पनामा के जो आक्रमण होते हैं उससे लेकर मतलब काफी लंबे समय तक ये इनके दोनों देशों के, लैटिन अमेरिका और अमेरिका के जो अभ्यास है वो चल रहे हैं। इसके साथ ही ये अभियान जो है ट्रंप की पीस थ्रू स्ट्रेंथ नीति का एक हिस्सा है, लेकिन क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है। वहां पर जो लैटिन अमेरिका के लोग हैं उनको ये लगेगा कि ये हम पर कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा लग भी सकता, हो भी सकता है ऐसा हो। तो इसमें बड़े पैमाने पर प्रवासन या फिर संघर्ष पूरा शामिल है। अगर मान लीजिए ये अभियान बढ़ता है तो लैटिन अमेरिका में जो अमेरिकी सैन्य उपस्थिति है उनको और ज्यादा उच्चतम स्तर पर ले जाएगा, यानी कि अमेरिका की जो सैन्य उपस्थिति और ज्यादा बढ़ जाएगी और उसमें हस्तक्षेप ज्यादा होगा, ठीक है। तो फिलहाल इतनी न्यूज थी, ये अभी यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, आगे आने वाले समय में देखा जाएगा क्या होगा। अब चलते हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, ये होता है हमारा एडिटोरियल। तो हमारा जो एडिटोरियल आ रहा है ये है फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लेशन। हमने कल जो एडिटोरियल किया था एक तरह से वो खुदरा मुद्रास्फीति के बारे में, एडिटोरियल नहीं था, वो एक न्यूज थी खुदरा मुद्रास्फीति के बारे में। आज वही हम बात कर रहे हैं मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की बारे में, ठीक है। तो ये जो एडिटोरियल है सी रंगराजन के द्वारा, जो कि चेयरमैन है मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, और NR भानुमूर्ति जो कि डायरेक्टर है मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चेन्नई के, तो इनके द्वारा ये एडिटोरियल लिखा गया। इन्होंने गुड बैलेंस की बात कही है, यानी कि जो लचीला मुद्रास्फीति का लक्ष्यकरण रहेगा यानी कि टारगेटिंग, वो एक तरह से अच्छा संतुलन होगा, गुड बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो लचीला मुद्रास्फीतिकरण जो लक्ष्यकरण है FIT, अगर हम देखें फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है, इसमें मुद्रास्फीति को एक निश्चित लक्ष्य के आसपास स्थिर रखने का एक लक्ष्य होता है, यानी कि एक उद्देश्य रखा जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ क्या होता है, आर्थिक वृद्धि हो जाती है, उसके बाद ही रोजगार, उसके साथ वित्तीय स्थिरता, इन सभी चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। ये जो कठोर मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण जिसमें 2% मुद्रास्फीति को अभी बनाए रखना, यानी कि आपने देखा होगा RBI के द्वारा जो मुद्रास्फीति उसको ±2% तक रखना होता है, ठीक है। और पूर्व विवेकाधीन नीति यानी कि बिना किसी नियम के बीच एक तरह का ये मध्य मार्ग होता है। अब इसके कुछ मूल सिद्धांत क्या क्या है, ये जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है इसका लक्ष्य क्या है, 2 से लेकर 6% के दायरे में मुद्रास्फीति होनी चाहिए। भारत में जो है 4% से लेकर ±2% तक, ठीक है। लचीलापन यानी कि अल्पकालिक उतार चढ़ाव की अनदेखी हो, दीर्घकालिक स्थिरता पर जोर दिया जाए। साधन क्या है, इसमें ब्याज दर जिसमें रेपो रेट है। रेपो रेट क्या होता है, यानी कि जिस ब्याज पर, जिस दर पर जो है RBI बाकी बैंकों को लोन देता है। OMO यानी कि इसके बाद तरलता का प्रबंधन यानी कि लिक्विडिटी। संस्था कौन सी इसमें होती है, भारत में जो है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये पूरा सिस्टम जो है कंट्रोल किया जाता है, ये पूरा फ्लेक्सिबिलिटी ये जो इन्फ्लेशन उनके द्वारा कंट्रोल की जाती है। इसके बाद ये क्यों है ये अच्छा संतुलन, क्यों इसको माना जा रहा है गुड बैलेंस,
क्योंकि मुद्रास्फीति का जो नियंत्रण है वो काफी ज्यादा बहुत सख्त है, नियंत्रित, लेकिन फिर भी लचीलापन बना हुआ है इसमें, ठीक है। इसके बाद कुछ विकास भी प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि कम हो सकता है या फिर संरक्षित रहता है। विश्वसनीयता रहती है, यानी कि कठोर लक्ष्यीकरण की विश्वसनीयता उच्च रहती है। मध्यम यानी कि उच्च रह सकती है। इसका लचीला लक्ष्यीकरण, यानी कि इसके दो पहलू देख रहे हैं, एक तो कठोर, एक लचीला। बाहरी झटकों का सामना यानी कि कठिन रह सकता है और इसमें लचीले में बेहतर होगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें 2020 में कोविड संकट के दौरान आरबीआई ने मुद्रास्फीति को 6% से ऊपर जाने दिया, लेकिन विकास को प्राथमिकता दी थी। यही इस तरह का एक तरह से लचीलापन है। जब कोविड आया तो तब आपने देखा होगा जो मुद्रास्फीति 6% से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी विकास को सबसे पहले रखा गया था। भारत में जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग है उसकी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। तो औसत सीपीआई मुद्रास्फीति अगर हम देखें 2016 से पहले तो 6 से 8%, 2016 के बाद 4 से 5%। अस्थिरता यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन है उच्च रहेगा और 50% तक कम 2016 के बाद। विकास दर इसमें अस्थिर रहेगी और अधिक सुसंगत रहेगा। मुद्रास्फीति अपेक्षा अनिश्चित रहेगी, इसके साथ ही बेहतर जो है एंकरिंग की जाएगी। इसमें चुनौतियां भी रहती हैं। चुनौतियां क्या क्या है, तो आपूर्ति झटके लग सकते हैं जिसमें तेल और खाद्य की पदार्थें लगातार एकदम से बढ़ सकती है, कम हो सकती है। मुद्रास्फीति बढ़ती है लेकिन ब्याज दर जो है वो बढ़ाना विकास को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि मुद्रास्फीति तो बढ़ाई जाए, एक तरह से महंगाई जो है वो बढ़ जाए, लेकिन इसके साथ ही जो हम बात करते हैं ब्याज दर की, यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर वो बढ़ता है तो विकास जो हमारा भारत का जो डेवलपमेंट होगा उसको भी नुकसान पड़ेगा। इसके बाद वित्तीय प्रभुत्व, सरकार का जो कर्ज है वो आरबीआई पर दबाव बना सकता है। वैश्विक कारक है, इसमें डॉलर तेल की कीमतें लगातार बढ़नी या फिर कम होनी, तो ये सीमित नियंत्रण रहेगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ये देख रहे थे इसके लिए सुझाव क्या क्या है। तो मध्यम अवधि यानी कि 1 से 3 साल तक अगर फोकस रखा जाता है तो हो सकता है, इसको थोड़ा बैलेंस किया जाए। इसके बाद आरबीआई की भाषा जो है वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए। इसके बाद ही आपूर्ति जो है, आपूर्ति पक्ष सुधार है उनका समर्थन होना चाहिए। इसके साथ ही वित्तीय प्रभुत्व कम होना चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो है वित्तीय यानी कि पैसों की जो डिमांड है या फिर पैसों का होना वो थोड़ा कम हो, ठीक है। अब देखिए मुद्रा नीति के कुछ उपकरण भी रहते हैं, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है भारत की। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के जो उपकरण है वो एक प्रकार से साधन है। कैसे साधन, जिनके द्वारा आरबीआई जो है पैसे की आपूर्ति यानी कि सप्लाई, इसके साथ ब्याज दरें और क्रेडिट प्रवाह को कंट्रोल करता है। ये जो लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण है उसके तहत, ये जो लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण उसके तहत मुद्रास्फीति और विकास के बीच को एक तरह से संतुलन रखता है, ठीक है। इसके बाद मुद्रा नीति के उपकरणों का वर्गीकरण अगर हम करें तो दो तरह से होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव और एक होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या रहते हैं, जिसमें पैसे की आपूर्ति को जो प्रभावित करते हैं, यानी कि सप्लाई को जो एक तरह से इफेक्ट करते हैं। उसके बाद जो ये होते हैं क्वालिटेटिव, ये क्रेडिट को यानी कि जो क्रेडिट होता है उसको प्रभावित यानी कि उसको निर्देशित करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है क्वांटिटेटिव का, एक तरह से विस्तारक होते हैं या फिर संकेतक की तरह, इंडेक्स की तरह, सूचक की तरह काम करते हैं। इसके बाद क्वालिटेटिव क्या होते हैं, जो चयनात्मक नियंत्रण रहता है, यानी कि जो अपनी एक तरह से चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें आरबीआई की जो मौद्रिक नीति की एक समिति रहती है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके लिए एक समिति बनाई जाती है। इसमें जो समिति रहती है ये क्या होती है, ये बैठक हर 2 साल में, हर 2 महीने में हर 2 महीने में, माह में इसको किया जाता है। और अगर हम पूरे साल की बात करें तो 6 बार ये बैठक होती है। इसके बाद मतदान 6 सदस्यों के द्वारा होता है। लक्ष्य इसका क्या रहेगा, वही रहता है 4% से लेकर ±2% तक बीच में रहना। और इसकी जो रिपोर्ट रहती है वो 14 दिनों बाद प्रकाशित, 14 दिनों बाद की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी की, ठीक है। अब चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या हमारी, जो इंडिया और कनाडा के बीच सीमेंट टाइज ट्रेड साइन हो चुकी है, क्रिटिकल मिनरल्स और इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट को लेकर, ठीक है। बोथ कंट्रीज एग्री टू आइडेंटिफाई एंड एक्सपैंड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इन एरोस्पेस एंड डुअल यूज कैपेबिलिटीज पार्टनरशिप, ठीक है। यानी कि दोनों देशों ने अभी हाल ही में, भारत और जो कनाडा है,
इन्होंने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज निवेश पर इन संबंधों को मजबूत कर लिया। ठीक है, खास करके अगर हम देखें व्यापार में, जिसमें महत्वपूर्ण खनिज आते हैं, मिनरल्स आते हैं, उसके साथ ही जो क्रिटिकल मिनरल्स है, और निवेश के क्षेत्र में ये जो कदम है पूरे विश्व की आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव ला सकता है, यानी कि बदलाव लाने के बीच और ज्यादा ये उसको संतुलित करने के लिए हो सकता है। इसके अलावा जहां पर दोनों देश जो है एक दूसरे की ताकतों का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, दोनों देशों के द्वारा, यानी कि एक दूसरे की हेल्प से वो अब जो है विकास किया जाएगा दोनों देशों के द्वारा, कनाडा और भारत के। इसके बाद जो है आपूर्ति श्रृंखला साझेदारियों को बढ़ावा देना, इसमें शामिल है एरोस्पेस और स्वच्छ ऊर्जा जैसे जो निवेश के क्षेत्र है, वहां पर एक दूसरे को मतलब कि मौका देना, एक दूसरे के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना। इस समझौते के, यानी कि इसके प्रमुख बिंदु क्या रहे हैं इस पूरे समझौते के। तो भारत के जो वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के निर्यात संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास मंत्री मनिंदर सिद्धू, उन्होंने नई दिल्ली में 7वां ये भारत कनाडा मंत्री स्तरीय ये एक तरह से संवाद हुआ है, और ये जो संवाद है न्यू रोड मैप 2025 का एक हिस्सा है, जो कि 11 से 14 नवंबर को सिद्धू की भारत यात्रा के दौरान हुआ। यानी कि जो मनिंदर सिद्धू हैं वो अभी भारत आए हुए हैं, तो उनके द्वारा, यानी कि इन दोनों के द्वारा इनकी भारत की अभी जो यहाँ पर एक तरह से भारत का ये टूर करने आए हैं, तो यहीं पर इसी बीच ये समझौता साइन हुआ है। इसमें जो महत्वपूर्ण खनिज है उस पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें क्या क्या होगा महत्वपूर्ण खनिजों में, जो हम देखते हैं लिथियम, ये बहुत ही रेयर अर्थ एलिमेंट है, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और दुर्लभ मिट्टी तत्व जैसे कि खनिजों में संयुक्त अन्वेषण, आपूर्ति समझौता, इन सभी पर काम करेंगे ये। कनाडा और जो खनिजों का जो प्रमुख उत्पादक है कनाडा, जबकि भारत इलेक्ट्रिक वाहनों का, नवीकरणीय ऊर्जा भंडार और इन क्षेत्रों में अपनी डिमांड को बढ़ा रहा है। इससे भारत चीन की जो श्रृंखला, आपूर्ति श्रृंखला है, उस पर निर्भरता कम होगी। इसके साथ ही व्यापार और निवेश का विस्तार होगा। द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 23.66 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। अब एरोस्पेस, डुअल यूज तकनीक, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा में नए अवसर, ये सब तलाशे जाएंगे। कनाडाई पेंशन फंड भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय क्षेत्रों में निवेश बढ़ाएंगे, जबकि भारतीय कंपनियां कनाडा में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करेंगी। इसके बाद स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्र, जिसमें स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन जिसमें स्वच्छ ऊर्जा, हाइड्रोजन उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, सेमीकंडक्टर का विकास, स्टार्टअप्स को आदान प्रदान करना, इन सभी पर फोकस किया जाएगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन जो है सुनिश्चित होगा, और इसके लिए कृषि, ऊर्जा सुरक्षा पर भी इनकी बातचीत हुई है। इसके बाद प्रभाव और जो भविष्य की संभावनाएं क्या रहेंगी, तो इससे आर्थिक लाभ क्या होने वाला है। तो अब देखिए, ये जो साझेदारी होगी भारत और कनाडा की, भारत की 50 अरब डॉलर की जो स्वच्छ ऊर्जा निवेश की क्षमता है उसको और ज्यादा बढ़ावा देगी। इसके साथ ही कनाडा को नई बाजार, दिल्ली यानी कि नई बाजार मिल जाएगी। इसके बाद ही दोनों देश जो है अमेरिका टैरिफ चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार रहेंगे, यानी कि दोनों देश जो एकजुट हो सकते हैं। कनाडा में 1.8 मिलियन जो है इंडो कनाडाई और 4.27 लाख भारतीय छात्रों की अभी वहां पर मौजूदगी है। सांस्कृतिक पुल का काम करें, यानी कि भारत और कनाडा के संबंध एक बार में अच्छे चल रहे हैं। शिक्षा, आईटी, कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। 2026 की शुरुआत में व्यापारिक हितधारकों के साथ मंत्री स्तरीय इनकी बैठक होने वाली है। ठीक है, अब देखिए भारत और कनाडा की अगर हम देखें साझेदारी तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अभी हमने देख ही लिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए महत्वपूर्ण खनिज क्या और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण खनिज है ये हमारी स्वच्छ ऊर्जा, इसके साथ ही ईवी, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, उसके साथ ही सोलर पैनल, विंड टरबाइन, सेमीकंडक्टर, रक्षा क्षेत्रों के लिए ये जरूरी है। ठीक है, इसमें जो लिथियम है, लिथियम ये कहाँ पर यूज होता है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी जो बनती है ये इसका एक मूल तत्व है, इसलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही कोबाल्ट क्या है, बैटरी स्थिरता के लिए, यानी कि बैटरी को एक तरह से स्टेबल बनाए रखने के लिए उसको सही तरीके से काम करे। इसके बाद आता है निकल, एक होता है रेयर अर्थ एलिमेंट निकल, तो ये कहाँ पर उच्च क्षमता वाली जो बैटरियां होती है वहां पर काम आता है। ग्रेफाइट जो है बैटरी के एनोड में यूज किया जाता है, एनोड कैथोड आपने सुना होगा उसमें। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेट, रक्षा उपकरणों के लिए भी रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो यूज किए जाते हैं, यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट जो आज के समय पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हमने अभी देख लिया भारत और कनाडा के जो प्रमुख समझौते रहे हैं,
उसमें दोनों देश खनिज संसाधनों के संयुक्त अन्वेषण पर काम करने वाले हैं। कनाडा के जो अत्याधुनिक खनिज तकनीक है उनको भारत उपयोग जो है भारत के घरेलू संसाधनों को विकसित करने के लिए किया जाएगा। यानी कि भारत जो अपना घरेलू संसाधनों को भी विकसित करने की राह पर चल रहा है। इसके साथ ही कुछ आपूर्ति समझौते रहेंगे। स्वच्छ ऊर्जा का एकीकरण यानी कि खनिजों को ईवी में, ठीक है, यूज करना। उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण, हाइड्रोजन उत्पादन से जोड़कर ऊर्जा संक्रमण को एक गति मिलेगी। ये कदम जो है हमारा G7 शिखर सम्मेलन जो है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है जिसमें भारत कनाडा भी आता है। इसके जो प्रधानमंत्री की चर्चा और विदेश मंत्रियों के बयान के बाद ये पूरा एक तरह से शिखर सम्मेलन ये कदम उठाया गया है। ठीक है, दोनों देशों पे अब देखिए आर्थिक प्रभाव पड़ने वाले हैं। आर्थिक प्रभाव में क्या है कि 2026 तक जो खनिज व्यापार है उसमें 20 से 30% तक की वृद्धि संभव हो सकती है, जो कि भारत के $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करेगा। इसके बाद पर्यावरणीय लाभ रहेंगे, टिकाऊ खनन प्रथा रहेगी। आगामी कदम जैसे कि 2026 की जो शुरुआत हितधारक है जिसमें निजी क्षेत्र रहेंगे, कुछ लोग होंगे जो स्टार्टअप्स के लिए निवेश करेंगे यानी कि स्टार्टअप्स करने वाले हैं, तो इन सभी के साथ बैठकें संभव होंगी। और जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस पर साइन किया जाएगा। इसके साथ ही यूएनए प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाने की उम्मीद है, यानी कि ये भविष्य की कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन क्या है पहला, भारत कनाडा संयुक्त बयान के अनुसार महत्वपूर्ण खनिजों में दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखला साझेदारियों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? केवल लिथियम और कोबाल्ट का खनन, संयुक्त अन्वेषण, ऑफ टेक समझौते, प्रसंस्करण तकनीक, केवल दुर्लभ मिट्टी तत्वों का निर्यात, कृषि और ऊर्जा सुरक्षा पर सीमित फोकस। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि संयुक्त अन्वेषण भी रहेगा, इसमें ऑफ टेक समझौते भी रहेंगे, इसके साथ ही प्रसंस्करण की तकनीक भी साझी रहेगी। तो दोनों देशों के द्वारा ये काफी ज्यादा साझीकरण की नीति अपनाई जा रही है। सातवां भारत कनाडा मंत्री संतरी व्यापक जो निवेश एवं निवेश संवाद है सह अध्यक्षता किन दो मंत्रियों ने की है? पीयूष गोयल और जस्टिन ट्रूडो, पीयूष गोयल और मनिंदर सिद्धू, एस जयशंकर और अनिता आनंद, नरेंद्र मोदी और मार्क कार्नी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। हमने अभी देखा पीयूष गोयल और मनिंदर सिद्धू, इन दोनों के द्वारा ये बैठक हुई और इन्होंने समझौता किया। अब थोड़ा देखते हैं हमने जो अभी लास्ट यानी कि 2-3 दिनों में जो न्यूज की हैं उनकी प्रैक्टिस क्विज लगाकर देखते हैं। बोत्सवाना इज अ कंट्री इन विच कॉन्टिनेंट, यानी कि बोत्सवाना जो कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है? यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। तो ऑप्शंस है ओशिनिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो बोत्सवाना जो कंट्री है वो अफ्रीका में, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। इन विच ईयर इंडिया फ्लैगशिप टीबी एलिमिनेशन मिशन द टीबी मुक्त भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड, कब लॉन्च किया गया था? 2015, 2025, 2020 और 24। तो ये होगा 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द आपाटानी टेक्सटाइल इज फ्रॉम विच इंडियन स्टेट, कौन सी इंडियन स्टेट से है ये टेक्सटाइल? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम। तो इसका राइट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड चेस गवर्निंग बॉडी फिडे हैज फील्ड अ कंप्लेंट अबाउट क्रामनिक टू इट्स एथिक्स कमीशन फॉलोइंग its public allegations against Daniel Narodistis and David Navarra. Kramnik is from which country? Netherlands, UK, Russia and Ukraine. क्या तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा? द नीदरलैंड्स, यूके, रशिया एंड यूक्रेन। तो इसमें जो है रशिया इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, विच इज द परमानेंट कंपनी ऑफ जगुआर लैंड रोवर इन इंडिया। तो इसमें कौन सी परमानेंट कंपनी? हुंडई, होंडा, टाटा और मारुति। तो इसमें कौन से ऑप्शन सही हैं? ठीक है, तो ये आपका है क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन ऑफ द डे।
ठीक है, तो आपने इसका सही ऑप्शन हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये आज का हमारा सेशन इतना ही था। तो मिलते हैं हम अपने कल के मतलब द हिंदू के सेशन में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।